अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती मुहिम में तेजी आ रही है। एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया है, जहां पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी हुकूमत और थिंक टैंक से मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो दूसरी तरफ खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और कल सऊदी अरब जा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द 24 घंटे के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा और पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेगा। आप इतला के लिए कि हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे, प्रिंस फैसल खासकर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हालिया तनाज़े के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के भारत के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया। भारतीय मीडिया ने भी उनके दौरे को मनफी तौर पर पेश किया, इसलिए वो अगले दिन सुबह ही वहाँ से चले गए। इस तमाम जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो पीरियड था, उसके दौरान उनके वज़ीर ख़ारजा स्पेशली पाकिस्तान आए थे, अपना सैयद अब्बास अराग़ची, और यहाँ उन्होंने मीटिंग्स हमारे साथ की। फिर वो वापस तेहरान गए, वहाँ से फिर वो इंडिया गए। फिर इंडिया से मुझे उन्होंने फ़ोन किया और कहा, कुछ बातें कही, मैंने उनको उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा मैं दोबारा जाऊँगा, लेकिन वो इंडिया ने, मेरा ख्याल है कि उनके साथ को फेयर ट्रीटमेंट नहीं की। वो अगले दिन फिर सुबह वो फिर वहाँ से चले गए। तो उनके जो लोकल मीडिया था, उन्होंने काफ़ी, मेरा ख्याल है, उसको नेगेटिव वहाँ पोर्ट्रे किया उनके विज़िट को। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम जारी है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें की। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और OIC के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। अमरीका, चीन, रूस और फ्रांस के मंदूबीन से मुलाकातें की। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत बातचीत की अहमियत के हवाले से कहा कि अगर ISI और रॉ साथ बैठे हैं और मिलकर काम करें तो हम पाकिस्तान और भारत दोनों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी देखेंगे। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism, let's talk about Kashmir, let's talk about water, let's make peace. We're not shying away from any investigation. In fact, despite having no legal obligation under international law, we presented ourselves for international accountability because of the confidence we had that our hands were clean. There's only one country that is running away from dialogue, running away from an investigation, refusing to accept international law, refusing to accept the UN charter. मगर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया भारत को यही मशवरा दे रही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते पर चलना चाहिए। यहाँ तक कि जो भारतीय सिफारती वफूद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, उन्हें भी यही मशवरा मिल रहा है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल सिफारती वफ़द के रुकन राजीव राय ने भारत वापसी पर कहा कि एक तजवीज़ जो हर मुल्क की तरफ से आ रही थी वो ये थी कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। कई देश की यात्रा पर गए, क्या वहाँ आप लोगों ने पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर मैसेज दिया और जिन जिन कंट्री में आप गए उनका रिस्पांस कैसा था? हम लोग 5 देशों में गए थे, रसिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन में। 5 जगह जो उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन थे या सूचना नहीं थी, जो भी उनके डाउट्स थे, हमने तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ क्लियर किया। एक जो कॉमन सुझाव और नेचुरल है, स्वाभाविक है, हर जगह से आता था कि यू शुड टॉक टू पाकिस्तान। साथ ही ट्रंप के सीज फायर से मुतालिक दावों पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी को कांग्रेस उनके सरेंडर से ताबीर कर रही है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस रहनुमा तंज करते हुए ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। मगर इस तंजिया जुमले के इस्तेमाल पर बीजेपी रहनुमा और गोदी मीडिया के एंकर्स ने राहुल गांधी पर चढ़ाई कर दी और खुद ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस के होते हुए भारत ने माजी में कब कब सरेंडर किया। बीजेपी रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। क्या राहुल गांधी उनसे भी एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की पार्टी और खानदान की तारीख हिंदुस्तान के सरेंडर से भरी पड़ी। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे, परंतु
पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। इसी तरह बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर आला मोहन यादव ने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हुए। प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। राहुल को माफी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार के जो भाव है वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। वैसे उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाई। मगर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया भी राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए वजीर आजम मोदी के दिफा में सामने आ रहा है। ऑपोजिशन के पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे पर मोदी खुद तो जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर गोदी मीडिया कह रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इजलास बुलाया तो वजीर आजम मोदी से सवालात होंगे और सवाल पूछने का क्या फायदा। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं, इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, ये सबको पता है। उस संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। वो सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वाले को कायर कहेंगे। वो सेना का गुणगान करेंगे लेकिन सेना के हाथ मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। सवाल यह है, क्या ये सब करने से देश का फायदा होगा? क्या ये सब कहने से हमारी फौज का हौसला बढ़ेगा, या इससे सिर्फ उन नेताओं की ईगो सेटिस्फाई होगी जो मोदी से परेशान है? मगर बीजेपी और गोदी मीडिया की इस तनकीद के बाद कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर का जुमला मजीद शिद्दत से इस्तेमाल कर रही है और इसमें मजीद डायलॉग्स भी शामिल कर रही है। कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी का तीर सीधा निशाने पर लगा है, सारी दुनिया जानती है, और खुद ट्रंप 12 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर करवाया। राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पर लगा है। मैं कहता हूं कि अगर साहस है भारतीय जनता पार्टी में तो अपने नेता नरेंद्र मोदी से कहें कि झूठ बोल रहा है ट्रंप। ट्रंप ने नहीं कहा और इनको सबको लगा देता है, कुल बुलाने लगते हैं। अरे मैं सीधे कहना चाहता हूं, बात दो लोगों के बीच में है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। ट्रंप कहता है मैंने कहा, मैंने सरेंडर कराया, तो मोदी जी क्यों नहीं कहते कि नहीं सरेंडर हमने नहीं कराया, सरेंडर किसी ने हमसे नहीं कहा, हमारी सेना के हिसाब से जो आवश्यकता थी हमने की। ये कहने का साहस क्यों नहीं जुटा रहे हैं वो? साथ ही कांग्रेस के मरकजी रहनुमा पवन खेरा ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 11 साल से अपने हीरो की फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, मगर जब फिल्म बन गई तो वो निकल आई नरेंद्र का सरेंडर। 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की हो, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं अपनी नसें दिखते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। कांग्रेस की इस तनकीद को बीजेपी हुकूमत हुब्बुल वतनी से जोड़ रही है, मगर खुद भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम तकसीम की सियासत शुरू कर दी है। खुद बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल करके वजीर आजम मोदी की तशहीर कर रही है, वोट मांग रही है। और जब मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सिंदूर के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाए, तो भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने कह दिया
कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद करके मुसलमान वोट बैंक को खुश करना चाह रही हैं। इस पर जवाब देते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी की पूरी सियासत डिवाइड एंड रूल की सियासत है और ये लोगों को तकसीम करने में लगे रहते हैं। The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule. Divide, divide, divide. ये लोगों को बांटने में लगे रहते हैं और इससे देश घातक हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है, देश मजबूत नहीं होगा अगर आप लोगों को बांटेंगे इस तरह से। He only wants to divide Hindus and Muslims, states which are BJP ruled and states that are not BJP ruled, center versus Bengal. Divisiveness is his politics, and this is the kind of divisive politics that is weakening India. Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. It is they who are politicizing Operation Sindoor. इसी तरह भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने बीजेपी की इसी तकसीम और मुसलमान मुखालिफ सियासत पर बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत खुद पर उठने वाले सवालात से तवज्जो हटाने के लिए इसी सियासत का सहारा ले रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल की तलाश हो रही है ताकि बहस में आग लगे और लोग तमाम सवालों को भूल जाएं। बकरीद आ रही है, उम्मीद बकरे से है कि वही कुछ बेड़ा पार लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोलने की जिम्मेदारी इनकी ही है। इन्होंने बोला ही नहीं, बोल भी नहीं रहे। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की स्वीकृति के बाद भी चारों ने चुप्पी साध ली है, जैसे इन चारों ने रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की बात ही ना सुनी हो और जनरल ने जो कहा है वही समझें। समझकर भी पल्ला झाड़ लिया गया। क्या इसलिए अमित शाह खुद को मुस्लिम एंगल में व्यस्त रखना चाहते हैं? कौन इस देश में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, बताइए। फिर क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जा रहा है? अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, यह जानकारी क्यों छिपाई गई? क्या यह पूछना ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना है? रक्षा प्रमुख चौहान ने आधी बात बताई है और जनता बाकी बात पूछेगी। और अमित शाह बंगाल जाकर कहते हैं ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती हैं ताकि मुसलमान खुश रहें। अमित शाह यह क्यों भूल गए कि वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को फोन कर बुलाया गया ताकि परिवार के लोग प्रधानमंत्री पर फूल बरसा सकें? किसी भी तरह से इस तरह से सेना के परिवार को बुलाया जाना गलत था। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, हिमाचल प्रदेश के दिलावर खान, बंगाल के ही झंटू अली शेख शहीद हुए हैं। आप कुछ भी ना करें तो हर दिन मुस्लिम एंगल ठेला ही जाएगा ताकि आप लगातार उसी दिशा में सोचते रहें और देश के सामने जो बड़े सवाल हैं उन पर लौट कर ना आए। जबकि कांग्रेस ने अमित शाह के भारतीय मुसलमानों से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब आप मुल्क के अंदर मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के मुखालिफ करार देंगे और बाहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो कौन भारत की बात सुनेगा? We have members of parliament going around all the world talking about the case against Pakistan, and it's a united front. We have the Home Minister goes to West Bengal and says Muslims are not happy with Operation Sindoor because it's against Pakistan. Can you imagine this? So on one side, Muslims have a problem, exact words are Muslims have a problem with Operation Sindoor conducted by the Indian Army against Pakistan. Now there you're going out and saying this. Inside India, you're saying this on a public platform where news organizations around the world can pick it up and then say, who's going to listen to India? Because they are a divided house. They're insulting, they're talking against Muslims there, and on the outside they're coming and talking against Pakistan. Nobody will believe us because the Home Minister of this country should stop doing this divided politics. It's very, very pertinent.
साथ ही भारतीय सिफारती वफूद पर भारत में तनकीद भी हो रही है कि सिफारती वफूद को जिस काम के लिए भेजा गया था उसमें तो वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। भारत में जो सवालात उठ रहे हैं कि जिन्होंने पहलगाम वाक़या किया उनको तो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लोग मारे गए हैं, लेकिन जो वफूद भेजे वो टैक्स पेयर के पैसे पर मज़े कर रहे हैं। जाने ना माने तू या माने ना। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे साबिक वजीर खारजा और वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की रुकन हिना रब्बानी खर से। हिना रब्बानी खर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खर साहब ज़ाहिर है न्यूयॉर्क में मुलाकातें की, अब वाशिंगटन में मुलाकातें शुरू हो रही हैं, आप वहाँ मौजूद हैं होंगी, तो मुझे ये बताइएगा कि जो भारतीय वफ्द वापस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें जिस भी मुल्क गए उनसे यही कहा गया कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। अब जबकि पाकिस्तानी वफ्द वहाँ मौजूद है, माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से सवालात का सामना करना पड़ा, कुछ ना कुछ पुशबैक आता था, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो मुलाकातें हुई? देखिए शाह से पहले तो हमें आई थिंक ये देखना चाहिए कि दोनों मुल्क अपने आप को किस तरह फ्रेम कर रहे हैं और वो क्या अपनी डिप्लोमेसी दुनिया के पास लेके जा रहे हैं। एंड आई थिंक इसमें एक इतना वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि वो अब दुनिया की नज़र से भी ओझल नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि हमने अपना ये पूरा वक्त का दौर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में bastion of international law based order, rules based order, United Nations headquarters से शुरू किया और वहाँ पे हमने सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबरान के साथ अलग-अलग इंगेज किया, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको E10 कहते हैं उनके साथ भी, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं तमाम मुल्क US, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, उनके साथ इंगेज किया सेपरेटली। फिर हमने OIC के ग्रुप के साथ इंगेज किया, फिर हमने UN की मुख्तलिफ बॉडीज़ के साथ इंगेज किया। क्योंकि पाकिस्तान का जो मुद्दा है लेकिन या पाकिस्तान की जो प्ली है या पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेटिक आस्क है वो बेस्ड है इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की पासदारी पे, उसको आगे ले जाने पे, और हमें ये दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया आपसे जो मांग रहा है या दुनिया को जो अपनी न्यू नॉर्म के ऊपर आमादा करना चाह रहा है वो न्यू नॉर्म इज आउटसाइड ऑफ बोथ द borders of international law and the rules-based order. So it is very interesting to observe कि न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तानी वफ्द 2 दिन UN की बिल्डिंग में लगाता है तो उनका वफ्द अपनी काउंसलेट में लगाता है. So it's very interesting because they are not even engaging with the United Nations, because in some ways I think it is clear that they want to sidestep international law, they want to sidestep the rules-based order, and they're saying that we must be given the impunity to do as we please without any evidence, claim what we claim, and the world must stand behind us. And I think one thing that is very clear, and शाहज़ेब आपकी जानिब से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हमने बहुत सेलिब्रेट किया है और काइनेटिक एक्शन, हमने जो वॉर थिएटर में अचीवमेंट की है, उससे ऑब्वियसली इंडिया सीज फायर पे आया, जो कुछ हुआ हमारी सबकी आंखों में है. अब इंडिया इसको जो भी नैरेटिव शेप कर दे, दुनिया ने जो देखा है और जो पाकिस्तान ने अपना दिखाया है वो लोगों की किताबों में आ चुका है. बट इससे इम्पोर्टेंटली आई थिंक पाकिस्तान की जीत एक डिप्लोमेटिक फतह, और मैं इसको जीत इस तरह नहीं कह रही बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज आज हम जीत गए, ये तो हमें तसलसल से जीत चाहिए, और हमें तसलसल से जो जीत चाहिए जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं, वी ब्रिंग अ मैसेज ऑफ पीस. हम तो कह ही नहीं रहे कि हम इंडिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं हम इस रीजन को कोहेसिव बनाना चाहते हैं, हम इस रीजन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, हम इस रीजन को ब्रिंक ऑफ वॉर और ये ब्रिंकमैनशिप के एक ये जो 15 साल का चल रहा है हमारे एक बहुत ही हेजेमोनिक नेबर की तरफ से, उससे इस रीजन को हटा के एक सस्टेनेबल पीस की तरफ लेके आना चाहते हैं. अच्छा, और मुझे ये बताएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ज़ाहिर यहाँ पर जो हमारी अस्करी क़यादत है वो अमन की बात कर रही है, वज़ीर आज़म भी अमन की बात कर रहे हैं, पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की वो एक कदम आगे बढ़े और कहा अगर ISI रॉ बैठकर मिलकर इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ काम करे तो हम भारत और पाकिस्तान दोनों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी देखेंगे. ये बिलावल साहब की राय है या ये मैंडेट है रियासत का भी, और यही राय है रियासत की भी कि ये हो सकता है और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो पाकिस्तान का आप पिछले 10 साल का बिहेवियर देखें, अंडर एक्सेप्शनल ब्रिंकमैनशिप, अंडर एक्सेप्शनल हेजेमोनिक बिहेवियर,
under exceptional rogue behavior, under exceptional, in every way possible, incitement of hatred, और literally उनकी एक ये foreign policy का एक वो कहते हैं ना रूट बन गया था या कोर ऑब्जेक्टिव बन गया था आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान. हाउ हैव दे फेयर्ड ऑन दैट? पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल राइट नाउ. आपको पता है कितने वोट चाहिए होते हैं किसी मुल्क को मुंतखब होने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में? फिर पाकिस्तान के पास जो कमिटीज में पाकिस्तान अभी इलेक्ट हुआ है टू चेयर दोस कमिटीज, वहां से पता चलता है कि दुनिया पाकिस्तान को एक एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन द हैंडलिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को खत्म करने के लिए देखती है और उसको ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है. और जो आपने ये बात की कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो इंडिया जो कुछ करता रहा, पाकिस्तान ने उसको अपना फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये नहीं बनाया कि हम इंडिया को आइसोलेट करें या इंडिया को पूरी दुनिया के सामने उसको ब्लैक फेस करें या कुछ करें. और जब भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुए जिनमें इंडिया के हाथ हर जगह मुंसलिक थे, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा उछालने की कोशिश नहीं की, बिकॉज आवर इंटेंशन इज हमने टेररिज्म को वेपनाइज करना हमारे ना इंटरेस्ट में है ना हम ये चाहते हैं. इंडिया अनफॉर्चुनेटली विच हैज बीन एक्सपोज टू द वर्ल्ड यूज कर रहा है, पोलिटिसाइज कर रहा है टेररिज्म फॉर देयर स्ट्रेटेजिक गेन्स, एंड इफ दोस स्ट्रेटेजिक गेन्स आर नॉट टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड मेनी पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड इंडिया एनीमोर. मगर इसमें जो इंडिया की तरफ से एक बात सामने आ रही है, जब उनसे सवाल हो रहा है कि जी पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, वो माजी का हवाला दे रहे हैं कि मोबे के बाद भी, पठानकोट के बाद भी इंडिया आगे बढ़ा कि जी ताउन करते हैं, पाकिस्तान ने कहा था ताउन करते हैं, मगर फिर ताउन हुआ नहीं पाकिस्तान की तरफ से. क्या ये इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो हमें ये इस सवाल का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि दुनिया तो पास्ट में नहीं रह रही, दुनिया तो प्रेजेंट में रह रही है. और प्रेजेंट में दुनिया ये देख रही है कि इंडिया कनाडा के सॉइल में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है और कह रहा है कि इसको रफा दफा करें, यूएस सॉइल में भी कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता है, मिलिट्री स्ट्राइक्स करता है, मिसाइल स्ट्राइक्स करता है, ड्यूल पर्पस स्ट्राइक्स, मिसाइल्स कैरियर्स यूज करता है. तो दुनिया तो ये देख रही है कि एक मुल्क जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर बन के कह रहा है कि मुझे ना किसी को एविडेंस देने की ज़रूरत है, ना मुझे यूनाइटेड नेशंस के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है, ना मुझे अपने दोस्तों को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो यूएस इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रांस भी बहुत अच्छा दोस्त है, किसी के साथ हमें एविडेंस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. हमने फिलहाल अपने पास भी एविडेंस नहीं है और हमने नॉमिनेट भी नहीं किए कि वो टेररिस्ट कौन थे, लेकिन हमने फ़ौरन उंगली उठा दी पाकिस्तान के ऊपर और हमने फ़ौरन मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी और हमने फ़ौरन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को ब्रिंकमैनशिप इस जगह पे एस्केलेशन लैडर लेके आ गए कि उन मिनट्स में और उन आवर्स में द गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर. तो दुनिया ये देख रही है कि 1.7 बिलियन पीपल आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज by the brinkmanship and rogue behavior of the India of today, not the India of Nehru, not the India of Manmohan Singh, who wanted Sachin to be a mountain of peace and who wanted to also resolve Kashmir. और दुनिया ये देख रही है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं जो कहता है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन इंडिया सबको कहता है खबरदार कि आपने ये कहा कि ये हमारा इंटेग्रल पार्ट नहीं है. तो you can take rogue behavior which is based on, उनकी क्या असेसमेंट है? उनकी असेसमेंट ये है कि दुनिया वेस्टर्न मुल्क की, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की इतनी बड़ी मजबूरी है that they can get away with murder. And to be fair, they've been able to get away with more than murder in the last 10 years. And then I think India made a very big strategic mistake. और वो ये थी कि उसकी assumption of its own power and its place in the world far outstripped the reality on the ground. And जो दूसरी assumption एक पूरी दुनिया की थी, जिसको इंडिया ने खुद अपने हाथों से रफा दफा कर दिया, because India gave a chance for Pakistan to show its skill set, both on in the military field, in the diplomatic field, in the field of diplomacy, in the field of our people, in the field of our humor, in the field of our memes. कि उन्होंने जब ये चैलेंज कर दिया, बिकॉज पूरी दुनिया ये मानती थी कि when it comes to conventional military strength, India was far ahead of Pakistan, and India अगर कभी चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर conventional theater में उनको, और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जब भी उन्होंने engage करने के ये किया, ना ही हमारी ability है to defend ourselves as we did also in 2019 and restrained ourselves from doing an offensive, which was also according to UN Charter completely legitimate to do. But this time when we demonstrated our ability to strike them back in their heartland, it was no matter how much you say. आपने उनका देखे
आई थिंक एक और चीज शायद से मेरे नजर में पाकिस्तान के बहुत फेवर में गई, was the transparency with which we did what we did. in every theater. और मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर आप वहाँ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइंदा वो हुकूमत में भी आए। अब वहाँ पर भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और तीसरी दफ़ा हुकूमत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दिया। साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो नेम कॉलिंग और पर्सनल अटैक्स होते हैं, मगर अच्छी डिप्लोमेसी में ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरत होती है कि इशूज़ पर फोकस करके सरहद पार दोस्तियाँ बढ़ाई जाए, और इडियट या बुचर जैसे आप अल्फाज इस्तेमाल करें तो उन्हीं से फिर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखिए, ये बात आई थिंक अब कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि कनाडा ने G20 के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट नहीं किया। जब इस तरह की बात हुई, या G7 के ऑन द साइडलाइंस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जब इस तरह की कोई बात होती है, वो मुल्क ये दिखा रहा है कि हम रोग बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वीज़ा उनको इशू नहीं होता था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, हमने उनका पास्ट भुला के उनके साथ पीस सिक्योरिटी इन द रीजन की खातिर और एज अ नेबर एंड एज द लीडर ऑफ अ नेबर हुज बीन ड्यूली इलेक्टेड, उनके साथ हर तरह से इंगेज करने की कोशिश की। उनका जवाब हमें क्या मिल रहा है कि अगर रोटी खा लो नहीं तो मेरी बुलेट खाओ। हमने ये अपनी दिवाली के लिए नहीं रखे हुए। सो अगर आप एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट मैसेज ऑफ बिलिगरेंस ऑफ, आई कॉल दिस स्टेट टेररिज्म, व्हाट एल्स कैन यू कॉल इट। अगर एक स्टेट समझे कि उसके पास इंटरनेशनल लॉ तो उसको बैक नहीं करी, लेकिन क्योंकि वो इतना दम है उसमें और क्योंकि उसके पास इतना आर्सेनल है कि वो चाहे तो जिस मुल्क को भी अटैक कर दे मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स के साथ, और दूसरे मुल्क चुप करके बैठे रहे और कहें कि नो इट्स गुड, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइक। दैट डजंट हैपन इन द रियल वर्ल्ड। सो आई थिंक व्हाट बिलावल भुट्टो ज़रदारी वेरी वेल आर्टिकुलेटेड वाज कि बिकॉज समबडी मेड अ कंपैरिजन कि ये जी गाजा में जो इजराइल ने किया, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी वही करना चाह रहे हैं। तो उनका जवाब ये था कि भाई आप ये तो देखें कि आपका तफरीक में या आपका ऑपोजिशन में या जिसके साथ आप ये कर रहे हैं, क्या उसकी कैपेसिटी और आपकी, और यू नो इजराइल, इज देयर एनी इक्विवेलेंस? जो गाजा में उन्होंने कर दिया वो क्या पाकिस्तान के साथ इंडिया करने की कैपेसिटी रखता है? अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम दे ट्राई एंड challenge us on that, they have shown themselves to not be capable of doing that, not only not to be capable of attacking us but also not to be capable of defending themselves. So ये कैसा net security provider है जो कि अपनी सरहद की भी हिफाजत नहीं कर सकता? So it's literally punching beyond your weight to a proportion which cannot be held, which reality could not hold. And इसलिए अब आप देख रहे हैं कि देखें इंडिया का ये जो 33 मुल्कों में वफूद भेजना, कोलंबिया, ब्राजील, हर जगह ये कहना कि आप पाकिस्तान को, अब इंडिया क्या कह रहे हैं? इट्स एम्बैरसिंग, इट इज इनह्यूमेन। शशि थरूर साहब कहते हैं कि आपने कंडोलेंसेस क्यों की, और फिर कहते हैं विक्ट्री। मुझे कोलंबिया के किसी ने कहा है कि आप वो कंडोलेंसेस नहीं करेंगे फॉर द लॉस ऑफ पाकिस्तानी लाइफ। सो इफ दिस इज द सम टोटल ऑफ योर डिप्लोमेसी, then believe me, Pakistan doesn't want to be anywhere around that type of diplomacy, and we don't want to emulate that at all. Therefore, I'm very, very, very proud, and it is reflected from the response that we've gotten pretty much from everyone that we've interacted, that Pakistan ki diplomacy is based not on the isolation of another country, but on the seeking of peace and security and stability for a region of 1.7 billion people between two nuclear-armed states. This is, so what India has done, I think, कोई भी चीज, कोई भी मुल्क, और फिर आप वॉर को एज अ वेपन ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यू ट्राइंग टू वेपनाइज, सॉरी वॉर नहीं, वाटर, पानी को आप वेपनाइज कर रहे हैं। आपने टेररिज्म को तो पहले से ही वेपनाइज किया। सो आई थिंक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मैसेज इज वेरी क्लियर। वो कह रहे हैं टेररिज्म हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक सीरियस थ्रेट है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। हमने अपनी जानें दी हैं, हमारी मिलिट्री ने, हमारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, नॉट बिकॉज वी वांटेड टू गिव द कुर्बानीज, बिकॉज द कुर्बानीज वर इम्पोज्ड ऑन अस बाय जियोपॉलिटिक्स और व्हाटएवर it is. So we take it very, very seriously, and when somebody uses it, for their geopolitical gains or to isolate another country, that's called weaponizing of terrorism. और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर terrorism पे आपको असल में resolution चाहिए, तो आप फिर सीख करें वो channels जिसमें आप बैठ के
पूरे टेररिज्म की प्रॉब्लम का जड़ हटा सकते हैं। बट ये कहना कि जी आज हमने कह दिया कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है तो आप मान जाएं, आज हमने कह दिया कि टेररिज्म इंडिया में जब सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, जब वो पॉलिटिकल मिस्टेक्स करता है लाइक रीएनेक्सिंग ऑफ कश्मीर और उसका अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो सब कुछ पाकिस्तान, सो बेसिकली व्हाट आर दे आस्किंग द वर्ल्ड टू बिलीव कि पाकिस्तान इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एंड अगर इंडिया के अंदर कुछ होता है तो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी डीप लुक, वो पॉइंट करेंगे फिंगर और मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे एक और न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के ऊपर। सो आई थिंक दिस टू बी एबल टू सेल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड सेल। बहुत शुक्रिया हिना रबानी खर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद आपके सामने आम तफसीलात रखेंगे कि दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स ट्रंप और अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की दोस्ती में दरारें पड़ गई हैं। क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नवंबर 2024 में जब अमरीकी सदर ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की और फिर इस कामयाबी के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में विक्ट्री स्पीच दी, तो इस तकरीर में उन्होंने दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का खास तौर पर जिक्र किया था, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में तकरीबन $290 मिलियन के बड़े डोनेशंस दिए थे, बल्कि एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया था। और यह वाज़े नजर आ रहा था कि एलॉन मस्क ट्रंप की मौजूदा हुकूमत में इंतहाई बाअसर अफराद में से एक होंगे, और ऐसा होता हुआ नजर भी आया। ट्रंप के जीतने के फौरन बाद एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की शेयर प्राइस भी दुगनी हो गई और एलॉन मस्क अहम आलमी रहनुमाओं से होने वाली गुफ्तगू के दौरान भी सदर ट्रंप के हमरा थे। हता कि जब ट्रंप फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह पर अपनी नई हुकूमत के लिए अराकीन के इंटरव्यूज कर रहे थे, तो इस दौरान भी एलॉन मस्क उनके साथ थे। जबकि ट्रंप के सदर बनने के बाद एलॉन मस्क अक्सर ओवल ऑफिस में उनके हमरा नजर आते थे। इसी तरह हाल ही में जब ट्रंप जनूबी अफ्रीका के सदर को ओवल ऑफिस में बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान भी एलॉन मस्क उनके साथ थे। और एलॉन मस्क ने माजी में ऐसा मौक़िफ़ अपनाया था जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ था, और इसमें भी उनका हाथ करार दिया जा रहा था। और इसी असर वसूख की वजह से सदर बनने के फौरन बाद ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात के खात्मे के लिए कायम एक नए महकमे का शरीक सरबराह मुकर्रर कर दिया था। लेकिन 2 जून को एलॉन मस्क ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनकी मुख्तसर मुद्दत पूरी हो गई थी, मगर ये इतलात आ रही थी कि वो तौसी चाहते थे। और फिर अब ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। ट्रंप इंतजामिया से अलग होने के सिर्फ एक दिन बाद एलॉन मस्क ने एक्स पर ट्रंप के सिग्नेचर टैक्स रिफॉर्म बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत से ही अमेरिका में टैक्स से मुताल्लिक नए कवानीन लाने का मंसूबा बना रहे हैं, और इसी सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल करार देते हैं। मगर एलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के इस अहम बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए फजूल करार दे दिया है। मंगल को इस बिल से पोस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने लिखा कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा फजूल खर्ची से भरपूर और बेहुदा इखराजाती बिल निहायत ही घटिया है। जिन लोगों ने इसके हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है। इस पोस्ट के बाद एलॉन मस्क ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बिल अमेरिका के पहले से ही बड़े बजट खसारे को मजीद बढ़ाकर उसे $2,500 अरब तक ले जाएगा, और इससे अमेरिकी शहरियों पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों का बोझ पड़ेगा। एलॉन मस्क ने मजीद लिखा कि कांग्रेस अमेरिका को बैंकरप्ट कर देगी। एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने अमेरिका के कर्जों की तफसीलात को शेयर करते हुए लिखा कि बस बहुत हो गया, ये बहुत बड़े अखराजाती बिल अमेरिका को दिवालिया कर रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि सूद की अदायगियां पहले ही अमेरिकी हुकूमत की आमदनी का 25% खा रही हैं। अगर बड़े पैमाने पर खसारे वाले ये अखराजात जारी रहे तो हुकूमत के पास सिर्फ सूद अदा करने के लिए पैसे बचेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं, ना सोशल सिक्योरिटी के लिए, ना तिब्बी सहूलियात के लिए, और ना ही दिफा के लिए। कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह एलॉन मस्क ने अपनी एक पोस्ट में 2026 के मिड टर्म इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि अगले साल नवंबर में हम इन तमाम सियासतदानों को निकाल बाहर करेंगे जिन्होंने अमरीकी अवाम से गद्दारी की है। इसके अलावा एलॉन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बिल से मुतालिक तंजिया पोस्ट को भी रिपोस्ट किया है। एलॉन मस्क की इस तनकीद पर कल जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप पहले से जानते हैं कि एलॉन मस्क इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे उनकी राय नहीं बदलेगी।
How mad do you think President Trump is going to be when he finds out that Elon Musk said, "I'm sorry, but I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it." Look, the president already knows where Elon Musk stood on this bill. It doesn't change the president's opinion. This is one big, beautiful bill, and he's sticking to it. एलॉन मस्क पीर को हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कायम इदारे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही से इस्तीफा देने के बाद इस बिल पर ज़्यादा सख्त तनकीद कर रहे हैं, मगर यह पहला मौका नहीं है कि जब एलॉन मस्क ने ट्रंप के सिग्नेचर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इससे पहले 27 मई को एक इंटरव्यू के दौरान एलॉन मस्क ने इस बिल से मुताल्लिक़ कहा था कि वो इस बिल को देखकर मायूस हुए हैं और उनके ख्याल में कोई बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। So, you know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big, beautiful bill came along. I mean, like, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. इस सारी सूरत हाल में दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स यानी अमरीकी सदर ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स यानी एलॉन मस्क के दरमियान पहली बार अवामी सतह पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं, मगर इन इख्तलाफात की असल वजह क्या है? इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ट्रंप और एलॉन मस्क के ताल्लुकात से वाकिफ ज़राए का कहना है कि दोनों के दरमियान 4 ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट सामने आए हैं जिनकी वजह से एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिल पर हमला किया है। इस कानून साजी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली टैक्स छूट को कम कर दिया गया है, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जैसे इदारों के लिए फ़ायदेमंद थी, और अप्रैल के आखिर तक टेस्ला ने सिर्फ इस टैक्स क्रेडिट और दीगर कंपनी मामलात के लिए कम से कम $2,40,000 की लॉबिंग की थी। इसी तरह ज़राए का कहना है कि एलॉन मस्क ने इस बिल को अपने हक में तब्दील करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क व्हाइट हाउस में खुसूसी हुकूमती मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि बगैर तनख्वाह के एक मुशावरती ओहदा है जिसकी मुद्दत कानूनन 130 दिन तक होती है। ताहम एलॉन मस्क ने इसमें तोसी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन आखिर में व्हाइट हाउस के हुकाम ने उन्हें बताया कि वो इस हैसियत में मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक एलॉन मस्क ये भी चाहते थे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उनके स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल करे, लेकिन हुकूमत ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि इससे एक तो मफादात के टकराव का तासुर मिलता था और दूसरा इसकी कुछ तकनीकी वजूहात भी थीं। एक जरिए ने कहा कि आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ सैटेलाइट्स पर नहीं चला सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क को आखिरी ज़र्ब हफ्ते की रात लगी जब सदर ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि वो एलॉन मस्क के करीबी इत्तेहादी जेरड आइजैकमैन की बतौर नासा एडमिनिस्ट्रेटर नामजदगी वापस ले रहे हैं। इस ऐलान के फौरन बाद व्हाइट हाउस में ये बात तेजी से फैल गई कि इस फैसले के पीछे सर्जियो गोर का हाथ था, जो कि सदारती अमले की तैनाती के दफ्तर के डायरेक्टर थे और उनका एलॉन मस्क से झगड़ा भी हुआ था। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक ये सर्जियो की तरफ से एलॉन मस्क के लिए दफा हो जाने का पैगाम था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 2 बाखबर अफराद के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जेरड आइजैकमैन की नामजदगी पर एतराज़ किया था, क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी को डोनेशन दे चुके थे। व्हाइट हाउस अब रिपब्लिकन पार्टी के किसी वफादार को नासा का सरबरा बनाना चाहता है। एक व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना था कि सियासत में परसेप्शन ही असल हकीकत बन जाती है, और मुझे यकीन है कि एलॉन मस्क ने इसे एक आखिरी बेइज्जती के तौर पर लिया, जिसकी वजह से अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अहम इत्तेहादी और करीबी साथी एलॉन मस्क के तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप की इस अहम कानून साजी के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अमरीका के वाने नुमाइंदगान से पास होने के बाद फिलहाल ये बिल अमरीकी सेनेट में ज़ेर बहस है। अल जज़ीरा के मुताबिक 22 मई को अमरीकी वाने नुमाइंदगान ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद मामूली अक्सरियत से मंजूर कर लिया था, और बिल 215 के मुकाबले में 214 वोटों से पास हुआ था। वाज़ेह रहे कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 435 रुकनी ऐवान में 220 नशिस्तों की अक्सरियत है, लेकिन कुछ अराकीन गैर हाजिर रहे या उन्होंने वोट नहीं दिया, जबकि 2 रिपब्लिकन अराकीन थॉमस मैसी और वॉरेन डेविडसन ने पार्टी लाइन के बरक्स बिल के खिलाफ वोट दिया। इसी तरह ऐवान के तमाम 212 डेमोक्रेट्स ने मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। अब ये बिल सेनेट में ज़ेर गौर है, जहां रिपब्लिकन्स को मामूली अक्सरियत हासिल है। अमरीकी सेनेट में कुल 100 नशिस्तों में से रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 नशिस्तें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बिल पर सख्त मुकाबले की तवक्को है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से बमुश्किल मंजूर होने के बाद अब ये बिल सेनेट में ज़ेर गौर है, जहां इसकी एक तरमीम शुदा शक्ल को 4 जुलाई तक मंजूर करने का हदफ रखा गया है। कुछ रिपब्लिकन अराकीन, खासतौर पर फिस्कल कंजर्वेटिव सेनेटर्स रॉन जॉनसन और रेंड पॉल एलॉन मस्क की इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमती अखराजात में नुमाया कटौती की ज़रूरत है। सेनेटर रॉन जॉनसन ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास इतने लोग हैं जो इस अमल को उस वक्त तक रोक सकते हैं जब तक कि सदर ट्रंप बजट खसारा कम करने और अखराजात पर काबू पाने के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। अब देखते हैं कि एलॉन मस्क इस बिल को पास होने से रोक पाते हैं या नहीं, और फिर ट्रंप और मस्क की दोस्ती का मुस्तकबिल क्या होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा कि 10 जून को बजट आने जा रहा है। तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या पुरानी गाड़ियां अब इंपोर्ट हो सकेंगी, क्या क्या ड्यूटीज लगने जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद अगले माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए और अगले माली साल तरक्की का टारगेट 4.2% रखे जाने का इम्कान है। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक काउंसिल ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने आइंदा साल के लिए 4224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी, जिसके तहत 1000 अरब रुपए वफाकी और 2869 अरब रुपए सूबाई मनसूबों के मुख्तस होंगे। इसी तरह इजलास में आइंदा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि अगले बजट के इक़दाम के हवाले से अब इतलात सामने आ रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक मुजव्वज़ा इक़दामात में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स पर बैंक से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से 1.2% करने की तजवीज़ है, जबकि द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक अगले माली साल के बजट में ऑटो पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तवक्को है, जिनमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदाद की इजाज़त 3 साल पुरानी गाड़ियों से बढ़ाकर 5 साल करने की तवक्को है, जबकि 850 सीसी से ऊपर लोकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% की जा सकती है, जिससे मिडिल इनकम मार्केट पर बोझ बढ़ेगा और डोमेस्टिक कार असेंबलर्स का एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। जबकि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी इजाफा किया जा सकता है, जबकि 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के लिए शरह 12 से 16% की जा सकती है। मुआशी तज्जियाकारों ने तनबीह की है कि इन इक़दामात से इंपोर्ट बिल में इजाफा हो सकता है, जबकि द न्यूज़ में ही मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत IMF को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही है कि फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 10% ना किया जाए। अगर IMF मान गया तो फर्टिलाइजर पर ड्यूटी 5% ही रहेगी, जबकि पेस्टिसाइड्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की IMF की तजवीज़ ड्रॉप होने की तवक्को है, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुदाखलत की है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत की इस तजवीज़ पर एतराज़ उठा दिया है, जिसके तहत हुकूमत अगले बजट में मूवेबल एसेट्स पर 5% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाना चाहती थी। यानी हुकूमत ने IMF को ये तजवीज़ दी है कि अगर किसी के पास कैश या गोल्ड यानी सोना मौजूद है तो उस पर भी टैक्स लिया जाए, मगर IMF ने इस बुनियाद पर यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि हुकूमत को आमदनी पर टैक्स लेना चाहिए, ना कि लोगों की दौलत को टैक्स किया जाए। FBR ऑफिशियल्स के मुताबिक FBR चाहता था कि बैंक में रखे कैश पर भी टैक्स लगाया जाए और रेवेन्यू कमाया जाए, मगर IMF नहीं माना। खबर के मुताबिक बजट में यह भी तजवीज़ किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाले डिविडेंड इनकम पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, जबकि FBR ज़राए के मुताबिक अभी तक तनख्वाहदार तबके के लिए 35% के बुलंद तरीन स्लैब में किसी भी रिलीफ का फैसला नहीं किया गया, जबकि माहाना 5 लाख से ज़ायद कमाने वालों के ऊपर इजाफी टैक्स में रिलीफ देने का भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मगर IMF इस बात के लिए राजी हो गया है कि तनख्वाहदार तबके के बाकी 4 स्लैब्स में इनकम टैक्स रेट्स में रियायत दी जाए, जिससे माहाना 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले अफराद को कुछ टैक्स रिलीफ मिलने की तवक्को है। IMF इस बात के लिए भी राजी नहीं हुआ कि टैक्स इस्तिस्ना को 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी तक बढ़ा दिया जाए, मगर इस बात के लिए मान गया है कि इतनी आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी जाए। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इस हक में नहीं है कि फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को दुगना कर दिया जाए, और उन्होंने यह मसला IMF के साथ आला तरीन सतह पर उठाया है, मगर गुज़िश्ता महीने के मुज़ाकरात में IMF ने इस बात पर इसरार किया कि हुकूमत फर्टिलाइजर पर टैक्स बढ़ाने की अपनी कमिटमेंट पूरी करे। ज़राए के मुताबिक अब भी इस बात का इम्कान है कि हुकूमत बजट में फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को डबल करके 10% कर देगी और पेस्टिसाइड्स पर भी 5% की एक्साइज ड्यूटी लगा देगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट के अदाद-ओ-शुमार पर इत्तफाक हो गया है और अगले माली साल के लिए FBR का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 14,130 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,000 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत 1186 अरब रुपए सब्सिडीज के लिए मुख्तस करेगी, जिसमें से तकरीबन 1,000 अरब रुपए पावर सेक्टर की सब्सिडीज के लिए होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।